इस वीडियो में हम करने वाले हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स है और यूनिट जो का नाम जो है वो डिमांड और सप्लाई। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और सारे चैप्टर को यहाँ पे हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिज़ायर मीन्स। डिज़ायर्स का मतलब होता है अ मियर विश टू हैव अ कमोडिटी, मतलब कि केवल किसी भी चीज़ की इच्छा करना ही दिस इज कॉल्ड डिज़ायर। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो गया अ मियर विश टू हैव अ कमोडिटी। A household purchase 3 liter of milk per day, rupees 40 liter, then 3 liter of milk will be called demand। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी 3 लीटर है, प्राइस 40 रुपीज़ है और टाइम भी मेंशन है यहाँ पे पर डे। तो ये तीनों जो पार्ट असेंशियल पार्ट कहलाते हैं डिमांड के। तो डिमांड के ये तीनों पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए ये डिमांड कहलाएगी आपकी। द डिमांड फॉर अ कम्युनिटी बाई एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और हाउस होल्ड इज कॉल्ड। इंडिविजुअल के लिए हम बोलते हैं हमेशा इंडिविजुअल डिमांड। टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर। देखिए यहाँ पे ऑल द कंज्यूमर के लिए बात कही जा रही है। तो ऑल द कंज्यूमर का मतलब होता है कि मार्केट से लेने वाले कई लोग होते हैं, तो सबको मिला के जो कंज्यूमर होते हैं वो मार्केट डिमांड में आएगा। राजेश इज विलिंग टू परचेज 3 kg ऑफ मिल्क एट द प्राइस ऑफ रुपीज़ 40 पर kg एवरी डे। तो ये इसकी क्या कहलाएंगी, राजेश की इंडिविजुअल डिमांड है, ये सिंगल पर्सन है। द मार्केट डिमांड इज द डैश मेड बाई ऑल इंडिविजुअल और कंज्यूमर इन द मार्केट। तो यहाँ पे जो मार्केट डिमांड है वो टोटल होगा सारे इंडिविजुअल डिमांड का। देयर आर 3 कंज्यूमर ऑफ मिल्क। मिल्क के 3 कंज्यूमर हो गए यहाँ पे, राजेश, विशाल एंड राजू, जो मार्केट से प्राइस 40 रुपीज़ पे पर केजी के हिसाब से है। तो कोई 3, 2 और 1 लीटर की पर डे की डिमांड है। तो मार्केट डिमांड जो होगी वो सबका सम्स हो जाएगी, 3 + 2 + 1 का, दैट मीन्स 6 लीटर। देखिए यहाँ पे मैं एमसीक्यू तो करा ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि यहाँ पे कुछ डिटेल अगर आपके पास नहीं होगी तो आप एमसीक्यू समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। देखिए टाइप्स ऑफ डिमांड में पहला है यहाँ पे ज्वाइंट डिमांड। इसको कम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं। ज्वाइंट डिमांड में क्या होता है कि जब एक कमोडिटी दूसरे से ज्वाइंट होती है, जैसे कार पेट्रोल से ज्वाइन है, बिना पेट्रोल के कार नहीं हो सकती। कंपोजिट डिमांड का मतलब है यहाँ पे जैसे एक चीज़ से कई चीज़ें का बनना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हाउस होल्ड में भी यूज़ होती है, रेलवे में भी होती है, तो ये कंपोजिट हो गई। डायरेक्ट डिमांड को क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस डिमांड भी कहेंगे। जो डायरेक्ट का मतलब जो हमें डायरेक्ट जाके मार्केट से लेते थे, फूड, क्लॉथ, हाउस, तो ये सब डायरेक्ट में आ गया। ड्राइव डिमांड का मतलब होता है जिस चीज़ से कोई चीज़ें बनाई जा सकती है, उसे हम बोलेंगे ड्राइव डिमांड। जैसे कि जो घर होता है, घर किससे बनता है आपका, सीमेंट, ब्रिक, वुड से बनता है। तो यहाँ पे सीमेंट वगैरह जो है वो आपकी ड्राइव डिमांड है। हमेशा याद रखिएगा ड्राइव डिमांड जो होती है उसकी लेस इलास्टिक होती है, लेस किससे, डायरेक्ट डिमांड से। कंपेटिटिव डिमांड का मतलब है जब दो चीज़ें एक जैसी चीज़ के ऑप्शन हो, जैसे कॉफ़ी और टी है। अगर टी महंगी हो गई तो लोग कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी महंगी हो गई तो टी पियेंगे, तो इसके पास ऑप्शंस होता है, तो उसे कंपेटिटिव डिमांड कहते हैं। अब कुछ इस पे बेस हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यहाँ पे है मिल्क इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग चीज़ बटर। मिल्क का यूज़ कई चीज़ों में होता है, तो ये किस टाइप की डिमांड हो गई। तो आप देखेंगे तो ये आपकी कंपोजिट डिमांड में आ रही है, जिसमें एक चीज़ का यूज़ कई चीज़ों में होता है। व्हाट काइंड ऑफ डिमांड फॉर फाउंटेन पेन एंड इंक। देखिए इंक के बिना पेन का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे पेन और इंक एक दूसरे से लिंक है, तो इसको बोलेंगे ज्वाइंट डिमांड, यानी कि कंप्लीमेंट्री डिमांड। व्हाट काइंड ऑफ डिमांड फॉर वर्कर इन अ साइकिल फैक्ट्री। देखिए वर्कर जो है साइकिल फैक्ट्री में वर्क करेंगे तभी साइकिल का प्रोडक्शन होगा। इट मीन यहाँ पे ड्राइव डिमांड की बात कही जा रही है कि आपकी फैक्ट्री बिना वर्कर्स के नहीं चल सकती, बिना उसके ड्राइव नहीं हो सकती। तो वर्कर्स इन अ साइकिल फैक्ट्री, दिस इज कॉल्ड ड्राइव डिमांड। व्हाट काइंड ऑफ डिमांड फॉर चेंज इन द डिमांड फॉर फिश माइट अफेक्टेड द डिमांड ऑफ मीट। देखिए फिश और मीट लगभग एक ही चीज़ के लिए ही कही जाती है। अगर फिश महंगी हो जाती है तो इस केस में लोग मीट खाना पसंद करेंगे, और मीट महंगा हो जाता है तो फिश खाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से एक के बाद दूसरा ऑप्शन है, तो ये कहलाएगी आपकी कंप्लीटेड डिमांड। फीचर ऑफ डिमांड के कौन से हो सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स ही है, ऑल को मैंने मेंशन करके याद कराने के लिए लिख रखा आप लोगों के लिए। स्पेसिफिक क्वांटिटी, टाइम, मार्केट और प्राइस। इट शो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, डिफरेंट टाइप, प्राइस।
ये चीज क्या कहलाएगी आपकी? डिमांड शेड्यूल्स कहेंगे इसको। कितने टाइप के डिमांड शेड्यूल्स होते हैं? दो टाइप के, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स और मार्केट डिमांड शेड्यूल्स। इंडिविजुअल डिमांड को भी समझ लेते हैं। इट शो द डिमांड फॉर अ कम्युनिटी बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल हाउस होल्ड डिफरेंट प्राइस। मतलब यहाँ पे एक ही देखिए प्राइस अलग, जैसे शुगर का मैंने शो किया है प्राइस 30, 29, 28 पे अलग अलग उसकी डिमांड है। जब 30 होती है तो 1 किलो डिमांड है, जब 29 होती है तो 2 किलो डिमांड। तो ये इंडिविजुअल एक डिमांड का शेड्यूल्स बना रखा हमने। तो ये आपकी कहलाएगी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। और देखिए प्राइस और डिमांड में क्या होंगे, इसमें इन्वर्सली रिलेशन। इट मीन जब प्राइस महंगे होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। मार्केट डिमांड शेड्यूल्स का मतलब है कि यहाँ पे सारे जितने भी हाउस होल्ड है, सारे इंडिविजुअल का सम्स होगा। देखिए यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसमें शुगर की हमने प्राइस दिखाई है 30, 29, 28। और जो कस्टमर्स है, जो कंज्यूमर्स है, कह सकते हैं आप ABC है, उन सबकी अलग अलग डिमांड है। तो उन सबको मिला के जो टोटल डिमांड होगी वो क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड। जैसे फर्स्ट में फर्स्ट प्लस टू प्लस थ्री का सम कितना है? 6। देखिए द प्राइस एंड डिमांड आर कैसे होते हैं? इन्वर्सली रिलेटेड इंडिविजुअल डिमांड के हिसाब से। देखिए आप चार्ट बना हुआ है। मार्केट डिमांड शेड्यूल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडिविजुअल डिमांड। जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड होती है उन सबको प्लस करके मार्केट डिमांड बनती है। डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड एट अ डिफरेंट प्राइस, दिस इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व क्या होता है? इसको देखिए मैं बीच बीच में कुछ टॉपिक समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को MCQ क्लियर होते जाए। तो डिमांड कर्व क्या होता है? एक कर्व होता है किसके बीच में? कमोडिटी और जो कंज्यूमर परचेज करता है उसके बीच में। तो यहाँ पे ये दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। देखिए इंडिविजुअल डिमांड में पहला ये ग्राफ बना रखा है मैंने। 30 रुपीज़ पे क्वांटिटी 1 है, 29 पे 2 है, 28 पे 3 क्वांटिटी है डिमांड की। तो इस तरह से जो ये प्राइस पे डिमांड दिखाई गई है इंडिविजुअल डिमांड है, उसको ग्राफ से शो किया गया तो एक कर्व कहलाएगा। दूसरा है आपका मार्केट डिमांड कर्व। इसमें इंडिविजुअल को हमने दिखा रखा है अलग अलग, जैसे कि 30 रुपीज़ पे तीन कंज्यूमर ABC की डिमांड 1, 2, 3 है। तो टोटल डिमांड कितनी हो गई? 6। तो ये मार्केट डिमांड कर्व जो है आप देखेंगे नीचे से फ्लैट होता जा रहा है, इसमें स्लोप बहुत कम है। ये भी पूछा जा सकेगा आपसे कि डिमांड मार्केट डिमांड कर्व कैसा किस टाइप से होता है। ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व हैव बीन नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्या होता है? जब ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो उसे नेगेटिव बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट में भी वही है, और मार्केट डिमांड कर्व में भी ग्राफ कहाँ रहा है आपका? नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये भी नेगेटिव स्लोप है, दोनों आपके नेगेटिव स्लोप्स है। इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व हैव बीन नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्राइस का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। प्राइस हमेशा डिमांड के इनवर्स में होगा तब ग्राफ नेगेटिव में आएगा। डिमांड कर्व 21 है सी को बेस्ट क्वेश्चन। एट अ प्राइस ऑफ ₹30, फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड 1 kg, सेकंड इंडिविजुअल डिमांड 2 kg एंड थर्ड इंडिविजुअल डिमांड 3 kg। तो मार्केट डिमांड कितनी हो जाएगी? मार्केट डिमांड इन सबका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3। इट मीन्स ये आपका बन जाएगा 6 kg। तो ये आपकी आ गई मार्केट डिमांड। ऑन विच फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल डिमांड किस पे डिपेंड करती है? प्राइस ऑफ कमोडिटी पे, प्राइस रिलेटेड गुड्स पे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज पे। तो ये सभी पे डिपेंड करती है। ऑन विच फैक्टर मार्केट डिमांड किस पे डिपेंड करती है? पॉपुलेशन पे, सीजन एंड वेदर पे, गवर्नमेंट पॉलिसी पे, स्टेट ऑफ बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इस सभी पे। इफ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड अफेक्टेड द डिमांड फ्रॉम अनदर गुड, दिस इज कॉल्ड। मतलब एक चीज के प्राइस चेंज होने से दूसरे पे इफेक्ट पड़े, इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? क्रॉस डिमांड। ये आपकी कहलाएगी क्रॉस डिमांड, जब एक चीज का इफेक्ट दूसरी चीज पे पड़ता है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। रिलेटेड गुड्स इन द फॉर्म, जो रिलेटेड गुड्स होते हैं किस फॉर्म में होंगे आपके? वो बोथ ऑफ दीज, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्पिटिटिव गुड्स। द गुड्स इन विच वन कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अनदर, एक के बदले दूसरे का यूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया। द गुड्स विच आर कंज्यूम टूगेदर, जो कंज्यूम एक साथ करे जाते हो,
उसे क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी द डिमांड ऑफ टी फॉल। अगर कॉफ़ी के प्राइस गिर जाते हैं तो डिमांड ऑफ टी की क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि लोग कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि कॉफ़ी महंगी होती है टी के कंपेयर में। तो ये सब्सिट्यूट गुड्स है। अ राइज इन द प्राइस ऑफ मिल्क लीड्स टू द फॉल इन डिमांड द टी। अगर प्राइस मिल्क के कम हो जाते हैं तो टी की डिमांड कैसी हो जाएगी, वो भी आपके दोनों में क्या रिलेशन आएगा, कम्प्लीमेंट्री गुड्स से, क्योंकि मिल्क से ही टी बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड आर सब्सटीट्यूट। इसमें सब्सटीट्यूट डिमांड का कौन सा होगा एग्जाम्पल, तो ये आपका है सब्सटीट्यूट में हो जाएगा आपका कम्पिटिटिव डिमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड आर द डिमांड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन सा आता है आपका, ज्वाइंट डिमांड। विच टाइप ऑफ रिलेशन विद द प्राइस सब्सिट्यूट गुड्स। किस टाइप का रिलेशन होता है सब्सिट्यूट गुड्स में, तो ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन डायरेक्टली एक चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। विच टाइप ऑफ रिलेशन प्राइस इन कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन होता है आपका, इनवर्सली का। दोज गुड द डिमांड फॉर विच इंक्रीज विद द इंक्रीज इनकम ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड। तो ये आपका कहलाएगा कि अगर डिमांड बढ़ रही है और इनकम भी इंक्रीज हो रही है तो ये कहलाएगा नॉर्मल गुड्स। दोज गुड द डिमांड फॉर विच फॉल। अगर डिमांड फॉल होती है और इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज होती है तो ये आपका कहलाएगा इनफेरियर गुड्स में आएगा, क्योंकि अगर कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है तो दिस इज कॉल्ड इनफेरियर गुड्स। अ कंज्यूमर मे बाई टोन मिल्क वैन इनकम लेस। अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो टोन मिल्क की जगह प्योर मिल्क पीता है, तो ये किस टाइप की गुड्स हो गए, कहलाएगा इन्फीरियर गुड्स। इट मीन्स कि इनकम बढ़ने से टोन मिल्क की डिमांड कम हो गई। कंज्यूमर परचेज 2 लीटर मिल्क डेली। उसकी इनकम है 10,000, परचेज 3 लीटर करता है। अगर उसकी इनकम राइस हो जाती है 12,000 तो वो 3 लीटर यूज करता है, तो ये आपका कहलाएगा नॉर्मल गुड्स। डिमांड फॉर रेजिडेंशियल हाउस विल राइज इफ होम लोन्स आर मेड। नेचुरली अगर होम लोन सस्ते होंगे तभी हाउस की डिमांड बढ़ेगी, तो चीपर यहाँ पे आंसर होगा इसका। इंक्रीज इन पॉपुलेशन देन डिमांड विल बी। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा शॉप्स मार्केट में चलेंगी। when the price of commodity increase it demand fall and when the price fall the demand increase, this is called, इसको बोलेंगे यहाँ पे, चारों ऑप्शंस में आपका आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लिखा हुआ है तो मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ये किसका स्टेटमेंट कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड का। द अमाउंट डिमांड इंक्रीजेज विद द फॉल इन प्राइस द डिमिनिश विद द राइज ऑफ प्राइस, दिस स्टेटमेंट लॉ ऑफ अकॉर्डिंग। ये किसके अकॉर्डिंग कहलाता है, ये कहलाता है मार्शल के अकॉर्डिंग। और ये द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांड पर यूनिट ऑफ द टाइम विल बी ग्रेटर द लोअर द प्राइस एंड द स्मॉलर द हायर द प्राइस, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ द लॉ अकॉर्डिंग। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये ब्लास के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट ओनली द डैश ऑफ चेंज एंड नॉट द चेंज। किसको चेंज करती है, ये डायरेक्शन को चेंज करेगी और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी। मैग्नीट्यूड का मतलब है यहाँ पे वैल्यू से, जैसे 1 kg शुगर है, 2 kg शुगर, तो ये मैग्नीट्यूड। तो लॉ ऑफ डिमांड का कहता है कि ये केवल डायरेक्शन चेंज कर सकती है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती। अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ डिमांड द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है लॉ डिमांड के अकॉर्डिंग, तो ये आपका होता है नो प्रोपोर्शनलिटी। ये भी आपने देखिए ऊपर 43 वाला क्वेश्चन करा है, तो उसमें हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता। मैग्नीट्यूड में जब चेंज नहीं होगा तो डिमांड का प्राइस से कोई रिलेशन नहीं आएगा। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन डिमांड, इट इज, ये आपका कहलाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इफ द प्राइस कम्युनिटी राइज 20% डिमांड में बी। अगर डिमांड प्राइस कम्युनिटी के 20% बढ़ जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस का उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड द इफेक्ट ऑफ, तो यहाँ पे ये बोथ ऑफ दीज आंसर होंगे दोनों के।
द मेन एजप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के मेन एजप्शन कौन कौन से होते हैं? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज। ये सारे आपके अजम्पशन है द लॉ ऑफ डिमांड के। assumption to the law of demand, given goods, prestige good, ignorance necessities। ये सारे ऑप्शन इसके राइट है। क्वेश्चन नंबर 50, गिवन गुड्स assumption to the law of demand was pointed out by, इसको किया था आपने सर रॉबर्ट गिफन ने ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। द स्पेशल काइंड ऑफ गुड एट विच द कंज्यूमर स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम, वो आपका कहलाता है यहाँ पे लार्ज पार्ट पे इनकम जो वेस्ट इनकम करता है वो गिफन गुड्स। When the price of bread increased, the low-paid British worker purchased more bread instead of less। तो लोगों ने मतलब ब्रेड ज़्यादा खरीदी अगर प्राइस इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर एक इट रिमेन्ड कंपेरेटिवली चीपर, ये सस्ती थी अदर चीज़ों से। और ये ब्रेड जो होती है वो अदर फूड से भी मतलब यहाँ पे लेना ज़रूरी है, ब्रेड के बिना कुछ होगा नहीं। तो मीट ऑल बाई कॉस्ट, मतलब ये सब कुछ करेक्ट आंसर है इसके। रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड इन गिवन गुड्स का कैसा होता है? डायरेक्टली रिलेशन होता है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे। प्रेस्टिजियस assumption was the first explained by, इसको किया था बेबलेन ने। those goods are mainly purchased because their price is high, तो ये आपके कहलाते हैं प्रेस्टिज गुड्स। in fall in their price may be led to the rich people to buy less, रिच पीपल जो होते हैं बाइक मतलब कम खरीदते हैं अगर उसके प्राइस कम हो जाए, तो ये रिच मैन की डिजायर होती है फॉर डिस्प्ले इज नॉट सेटिस्फाई नहीं हो पाते कम चीज के लिए। समटाइम कंज्यूमर थिंक दैट हाई प्राइस गुड्स आर बेटर इन क्वालिटीज, लोग सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो वो अच्छी होगी, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे इग्नोरेंस। मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ नेसेसरी गुड लाइक मेडिसन फूड गेन एक्सेट्रा परचेज बढ़े, इसको खरीदना ही पड़ता है चाहे ये चीज़ें सस्ती या महंगी, बिकॉज इट इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द लाइफ। तो ये इसको कहलाएगा आपका, ये नेसेसिटीज में आएगा आपका। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सब्सिट्यूट गुड्स को और कह सकते हैं कंपेरेटिव गुड्स। तो सब्सिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जब एक की जगह दूसरा सब्सिट्यूशन हो, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा टी के बगैर कॉफ़ी चल सकती है, कॉफ़ी के बगैर टी भी चल सकती है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में कार और पेट्रोल, बिना पेट्रोल के कार चल नहीं सकती, तो ये इससे रिलेटेड हो गया कम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जाम्पल। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स में आपका जैसे जो आप डेली की चीज़ यूज़ करते हैं, मिल्क है, क्लॉथ है, ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है यहाँ पे कि जब इनकम बढ़ती है तो इंसान सस्ती चीज़ों को छोड़ के महंगी चीज़ खरीदने लगते हैं, तो टोन मिल्क से प्योर मिल्क तभी खरीदेगा जब व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, तो ये आपका इन्फीरियर गुड्स हो गया। गिफन गुड्स क्या होता है? यहाँ पे गिफन गुड्स का एग्जाम्पल है प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज, अगर ब्रेड के प्राइस भी इंक्रीज हो गए तब भी लोगों ने ज़्यादा ब्रेड खरीदी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी रिलेशन होता है इनका। प्रेस्टीज गुड्स क्या होते हैं? जो महंगे आइटम होते हैं, ज्वेलरी वगैरह होती है, ये सब प्रेस्टीज गुड्स में आती है, तो यहाँ पे आएगा हाई प्राइस वॉचेस। द डिग्री ऑफ चेंज ऑफ डिमांड इन रेस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइसेस, दिस इज कॉल्ड elasticity of demand। if the price of milk and wheat both rises by 15%, their demand fall by 30% and 5% respectively, then which is more elastic, milk or wheat? देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन समझाने के लिए थोड़ा सा एमसीक्यू को चेंज करा है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं डिमांड ऑफ मिल्क इज सेड टू बी मोर, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो है मिल्क की वो क्या कहलाएगी? मोर कहलाएगी, मोर इलास्टिक है यहाँ पे। और डिमांड ऑफ व्हीट जो है वो लेस इलास्टिक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कम है, जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतना ज़्यादा इलास्टिक कहलाएगा वो आपका। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। Who was the first economist to develop the concept of the price of elasticity of demand? Alfred Marshall। 68 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज मेथड प्राइस elasticity of demand is measured by the formula।
जो प्राइस इलास्टिसिटी है मेजर करने के लिए ईडी, वो फॉर्मूला आपका यहाँ पे बी ऑप्शन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप नॉर्मली याद रखेंगे डिमांड अपॉन प्राइस। यहाँ पे एक एग्जांपल देके आपको ये क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ मैं। जैसे इसमें हमें इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया अभी जो पढ़ा था। डिमांड निकालने के लिए हम यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डी क्यू अपॉन क्यू का आंसर निकालेंगे। तो डिमांड में कितना डिफरेंस है यहाँ पे 100 से 70, यानी कि 70/100, और ओरिजिनल डिमांड हो गई आपकी 100। और प्राइस में कितना डिफरेंस है 60 से 50 और ओरिजिनल 50। इसकी आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, तो ये ऑल ओवर सब कैलकुलेशन होके आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पे हमने प्राइस इलास्टिक डिमांड को निकाला है। और देखिए यहाँ पे जो आंसर आया इसका मतलब हो गया कि अगर प्राइस ऑफ गुड्स में 1% चेंज होगा तो डिमांड उसकी कितनी चेंज हो जाएगी 1.5%। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्टली रिलेशन होता है, कहीं कहीं इनवर्सली। आप इसको एक जगह नोट करके एक लिस्ट बना सकते हैं किसमें इनवर्सली और किसमें डायरेक्टली है। कुछ चीज़ें और समझते हैं यहाँ पे आगे के एमसीक्यू करने के लिए। टाइप्स ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये 5 टाइप के होते हैं, मैं इसको एक चार्ट के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। ये एक चार्ट है यहाँ पे, देखिए इसमें यहाँ पे पांचों टाइप के दिए गए और फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा ये प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिमांड अपॉन प्राइस। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, जब डिमांड ग्रेटर होती है तो प्राइस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन है आपका इन इलास्टिक में डिमांड लेस होती है और प्राइस क्या होते हैं, ज़्यादा होंगे आपके। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 8/10, डिमांड कम है प्राइस ज़्यादा है, तो इसका आंसर आ गया पॉइंट में, तो जो कि लेस देन का या 1 से कम है। यूनिट इलास्टिसिटी में दोनों डिमांड और प्राइस क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ पे इक्वल इक्वल लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ये सबकी आप वैल्यू याद रखेंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है, चाहे प्राइस में कुछ भी चेंज रहे, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0। और परफेक्टली इन इलास्टिक में ये इनफाइनाइट चेंज होता है, तो इनफाइनाइट से कोई भी कैलकुलेशन करें तो आंसर भी इनफाइनाइट ही आएगा। देखिए पहला ग्राफ जो है वो इलास्टिक डिमांड कर्व है, और आप देखेंगे ग्राफ में ये ग्राफ फ्लैटर है। दूसरा ग्राफ है इन इलास्टिक डिमांड कर्व, इसमें ग्राफ कैसा जा रहा है आपका, स्टीपर जा रहा है। तो स्टीपर ये आप याद रखना है कि किसमें कैसा ग्राफ बनना है, फ्लैटर। थर्ड वाले पॉइंट में क्या है आपका, यूनिट इलास्टिक में जो ग्राफ है वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और फोर्थ परफेक्टली इलास्टिक में ग्राफ आपका जो है वो वर्टिकल लाइंस में आ रहा है। और लास्ट वाले में परफेक्टली इलास्टिक में ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कैसा ग्राफ बना हुआ है। विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें किस टाइप की डिमांड है। तो ये सारे टाइप्स है इलास्टिसिटी के, जो कि मैंने लिख दिया एक जगह याद करने के लिए। 3 टाइप की इलास्टिसिटी के टाइप्स होते हैं, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम ऑफ इलास्टिसिटी में कहीं ना कहीं वर्ड इनकम भी जरूर आएगा। तो देखिए सेकंड ऑप्शन है बी, जिसमें आ रहा है टू शो द रिएक्शन ऑफ डिमांड टू चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका इनकम ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड का है। विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉस, क्रॉस में दो चीजों का होना जरूरी है। इट मीन अगर एक का चीज पे कमोडिटी पे इफेक्ट पड़ता है तो उससे दूसरे पे भी फर्क पड़े। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, देखिए एक्स की कमोडिटी का रिलेशन किससे दिखा रहे हैं, वाई से रिलेटेड है, तो ये क्रॉस कहलाएगा। प्राइस इलास्टिक डिमांड में कहीं ना कहीं प्राइस जरूर आएगा, तो डिमांड अपॉन प्राइस हमने अभी पढ़ा भी था, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये फॉर्मूला 73 और 74 जो है वो फॉर्मूले क्रॉस इलास्टिक डिमांड के लिए रखे हैं, तो ये और यहाँ पे सी ऑप्शन होगा क्रॉस का। और जो इनकम इलास्टिक डिमांड का फॉर्मूला होता है वो डिमांड अपॉन इनकम, यानी कि ए ऑप्शन है। ये फॉर्मूले भी आपको बहुत काम आएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिमांड अपॉन प्राइस।
पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है कि पॉजिटिव का मतलब होता है जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़े। नेगेटिव कब होता है जब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ कम हो। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए, अमाउंट डिमांडेड ऑफ कम्युनिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इनकम। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी अपोजिट हो जाएगा, जब आपकी डिमांड इंक्रीज होगी तो इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपका ऑप्शन हो गया इसमें बी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिमांड और इनकम में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, व्हेन चेंज इन इनकम डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज ऑफ डिमांड। ये प्राइस ऑफ पीनट के इंक्रीज 5% हो जाते हैं तो नंबर ऑफ पीनट पैकेट्स डिमांडेड फॉल 8%। तो इसमें इलास्टिसिटी निकालनी है आपको, इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ पीनट। तो इलास्टिसिटी के लिए फॉर्मूला अभी आंसर हम निकाल के दिखाते हैं कैसा निकला है। तो इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपको दे रखी है डिमांड में परसेंटेज चेंज कितना है, 8% फॉल हो जाता है, फॉल का मतलब निगेटिव में आएगा। और प्राइस में चेंज दे रखा है 5%। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेट करके जो भी है आंसर वो आ जाएगा समथिंग 1.56, 1.6 माइनस का। फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसकी हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। देखिए लेस इलास्टिक का मतलब हो गया लेस देन वन, मोर इलास्टिक का मतलब मोर देन वन, जीरो इलास्टिक का मतलब इक्वल, और नन ऑफ दिस तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। देखिए इसको निकालेंगे, सबसे पहले सॉल्व करते हैं परसेंटेज चेंज डिमांड। अब परसेंटेज इसमें देखिए चेंज कितना है 20 और 15 में, 15 - 20। और शुगर में चेंज कितना है 10 और 20। तो इसको आप यहाँ पे फॉर्मूले में लगाएंगे वैल्यूज़ को और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन आप लोगों को आती ही है। इसके ब्याह पे हम देखेंगे इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, कम आती है या जीरो क्या आती है, उसके ब्याह पे हम बता पाएंगे। तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली है, कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ गया -0.25। इट मीन 1 से ये कम है, 1 से कम है तो ये लेस इलास्टिक कहलाएगा आपका। A schedule of quantities that will be offered for sale at a various price is called, this is called, जो आपके शेड्यूल्स होता है वो आपका कहलाएगा सप्लाई। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मेयर्स द मीनिंग ऑफ सप्लाई, ये आप याद कर लेंगे, इसमें ये इनके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दे रखा है। ऐसी नेक्स्ट है आपका अनातोल मुराद जी का। इनके अकॉर्डिंग जो है सप्लाई रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी ऑफर फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम। और थर्ड है यहाँ पे ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है सप्लाई की, प्रोफेसर बैन हैम। तो ये आपसे किसी के भी अकॉर्डिंग पूछ सकता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो है आपकी थर्ड बी ऑप्शन, सप्लाई में मीन्स द अमाउंट। तो आप ये पढ़ लीजिएगा प्लीज। फीचर ऑफ सप्लाई कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के फीचर्स होते हैं, डिजायर क्वांटिटी, रिलेटेड टू प्राइस, फ्लो एंड, सारे ये ऑप्शन है इसके। तो ये सारे फीचर सप्लाई। स्टॉक्स क्या कहते हैं, स्टॉक्स का मतलब होता है कि जैसे कुछ देर के लिए हमें स्टॉक अपने घर में रखना होता है सामान के तौर पे, या फैक्ट्री में या कहीं पर भी स्टोर करना पड़ता है। तो ये बी ऑप्शन है, द टोटल क्वांटिटी कमोडिटी दैट कैन बी ब्रॉट इनटू द मार्केट फॉर सेल एट अ शॉर्ट नोटिस, कुछ समय के बाद उसको नोटिस देके ली जाती है। सप्लाई जो होती है वो तुरंत सेल होने के लिए रेडी होती है, द सेलर इज रेडी टू सेल एट अ गिवन प्राइस एंड टाइम। टाइप्स ऑफ सप्लाई दो टाइप के होते हैं, मार्केट पीरियड सप्लाई जिसको हम इंस्टेंट सप्लाई कहते हैं, दूसरा होता है शॉर्ट पीरियड सप्लाई, और थर्ड होता है लॉन्ग पीरियड सप्लाई। तो ये सारे टाइप्स है सप्लाई के। मार्केट पीरियड सप्लाई क्या होता है, मार्केट पीरियड सप्लाई में जो करंट सप्लाई होती है वो मार्केट में तुरंत देनी इतनी शॉर्ट होती है कि उसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो जैसे ही हमसे डिमांड करी जाती है हम उसके अकॉर्डिंग तुरंत उसको हम सप्लाई कर देते हैं। तो वो आपकी कहलाती है मार्केट पीरियड सप्लाई, और इसको हम कह सकते हैं इंस्टेंट सप्लाई भी कहते हैं। इंस्टेंट का मतलब तुरंत प्रोवाइड कराना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट है। शॉर्ट पीरियड सप्लाई में क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको मतलब चेंज करने के लिए, नॉट सफिशेंट टू मेक मेजर चेंज, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हम उसमें, थोड़ा 19-20 कर सकते हैं, तो वो आपका कहलाएगा यहाँ पे शॉर्ट पीरियड सप्लाई।
short period supply refer to that time period which is not sufficient to make major changes in supply as a per demand। और थर्ड आपका आएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो है लॉन्ग में। जो शॉर्ट पीरियड है उसमें तो कम चेंज होगा, लॉन्ग में क्या होता है आपका काफ़ी उसको हम चेंज करके मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग काफ़ी हम बदलाव करके उसको हम टाइम लेके उसे हम दे सकते हैं। तो जो लास्ट 93 क्वेश्चन है उसमें यही है, लॉन्ग पीरियड सप्लाई में जो भी हम सप्लाई करेंगे उसमें हमें प्रॉपर टाइम मिलेगा कोई भी चेंज करने के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होगी, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। टाइम पीरियड विच इज सफिशेंटली लॉन्ग टू मेक। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ फर्म is willing to provide and offer for sale at a particular price during the specific period। तो जो एक ही फर्म है या एक ही कमोडिटी एक ही फर्म से जो भी कुछ भी सेल हो रही है सप्लाई हो रही है वो आपकी कहलाएगी इंडिविजुअल सप्लाई। तो यहाँ पे और जो आपकी मार्केट सप्लाई है उसमें कई सारे फर्में इन्वॉल्व होंगी, तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में लिखा है क्वांटिटी दैट ऑल द फर्म। ऑल द मतलब सभी प्रकार की जो फर्म्स आ जाती है तो वो सप्लाई आपकी कहलाती है मार्केट सप्लाई। अब प्राइस ऑफ शुगर इज ₹30 पर केजी। ए बी सी आर विलिंग 200 क्विंटल, 300 क्विंटल, 250 क्विंटल। देन व्हाट इज द मार्केट सप्लाई? तो मार्केट सप्लाई इन सब का सम होगा आपका जो कि 750 आ जाएगा। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट दैट शो वेरियस क्वांटिटीज which produce are willing to produce sell the various price during a given period of time। ये दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। ये इंडिविजुअल में दिखाया है कि प्राइस के अकॉर्डिंग कितनी उसकी सप्लाई हो रही है, तो जब प्राइस 2 है तो सप्लाई 20 है, 3 है तो 40। तो ये एक तरह से ये इंडिविजुअल दिखाया गया है फर्म के रूप में। मार्केट सप्लाई शेड्यूल्स क्या होता है? इसमें देखिए दो फर्में दिखाई गई है ए और बी। तो ये जो भी है आपके प्राइस 2 पे ए फ्रॉम 10 की सप्लाई करती है और वो 20 की, तो टोटल क्या हो गया 30। तो 30 आपका कहलाएगा मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई में एक से ज़्यादा फर्में होती है और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स में केवल एक ही फर्म होती है। और शेड्यूल्स का मतलब होता है एक चार्ट होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि कितने प्राइस पे कितनी कितनी सप्लाई हो रही है। तो आप ग्राफ से समझ ही जाएंगे इससे। सप्लाई कर्व क्या है? अ सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। इट इज अ टू टाइप, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल में जो प्राइस है वो सब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दिखाया गया कितनी उसमें है, तो उसके बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं दिस इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। और मार्केट सप्लाई कर्व में देखिए ए का अलग कर्व है, बी का अलग कर्व। जब इन दोनों का मिक्सअप करेंगे, जैसे 2 प्राइस पे 10 और 20 यूनिट है तो टोटल मार्केट प्राइस कितनी होगी 30। तो इस तरह से जो ग्राफ दोनों को मिला के ऐड करके आएगा वो कहलाएगा मार्केट सप्लाई कर्व, और वो दोनों का सम होगा ए और बी का। मार्केट सप्लाई कर्व इज मतलब कैसा होता है? फ्लैटर होता है। देखिए ग्राफ से पता चल रहा है कि जो स्लोप है वो ए और बी में ज़्यादा है और ए प्लस बी में कम है, तो ये फ्लैटर ग्राफ आएगा उसके कंपेयर में। Other thing being equal, that the supply commodity increase with rise in its price and decrease with a fall in price, this is called, ये कहलाएगा आपका लॉ ऑफ सप्लाई। और यही जो लॉ है ये किसने दिया था यहाँ पे? तो ये लॉ जो दिया था ये कहलाते हैं वाटसन ने। अकॉर्डिंग टू द assumption ऑफ लॉ सप्लाई देयर इज नो चेंज इन। सप्लाई में क्या क्या चेंज नहीं होता है? द प्राइस, द assumption कौन कौन से यहाँ पे? द प्राइस, price of factor to production, state of technology, price in near future, goals of the firm, ये सारे ऑप्शन इसके हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कम्युनिटी इज रिलेटेड टू द प्राइस। ये कैसे होती है? डायरेक्टली इसको ग्राफ से भी देख लेंगे, तो ये ग्राफ में देखेंगे आप जब प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी आपकी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्टली रिलेशन है आपका जो कि अपवर्ड पॉजिटिव स्लोप कर्व कहलाएगा। अपवर्ड को बोलते हैं ऊपर की तरफ जाते हुए। assumption of the law of supply is, are ये सारे इसके assumption है। एग्रीकल्चर गुड्स
पेरिशेबल गुड्स, गुड्स ऑफ तो ये सारे गुड्स है आपके। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं आपके, ये तीनों गुड्स मैंने लिख रखे हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है, गुड्स लाइक मिल्क, वेजिटेबल, फिश, एग एक्सेट्रा, ये आपके अफेक्टेड नहीं होते प्राइस से। तो सेलर कैन नॉट, इसको काफ़ी समय तक अपने पास नहीं रख सकता, तो ये आपके कहलाएंगे। दूसरा है आपका गुड्स ऑफ एक्विजिशंस, तो ऐसे गुड्स होते हैं जिसको हम काफ़ी समय तक उसमें मतलब सप्लाई इज ऑलवेज लिमिटेड एंड फिक्स्ड विच कैन नॉट बी चेंज एट ऑल। जैसे कुड़की होती है ना, तो वो कहलाती है आपके, उसके लिए टाइम नहीं दिया जाता। एग्रीकल्चर गुड्स में आप जानते ही है नेचुरल फैक्टर्स ऑफ अमाउंट, ये आप कर ही लेंगे इसको। 106 क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस 4 यूनिट रुपीज द क्वांटिटी सप्लाई 50, और जब प्राइस 8 हो जाते हैं तो सप्लाई 100, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ ए से मूव करके बी पे पहुंच जाता है, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया इसका, और जो कि अपवर्ड मूवमेंट भी शो कर रहा है। और जब प्राइस 8 रुपीज़ है तो सप्लाई 100 है, और जब प्राइस 4 हुए तो सप्लाई कितनी हो गई 50। तो ये कहलाएगा कंट्रक्शन। कंट्रक्शन मतलब बी से पॉइंट खिसके कहाँ पे आ गया, ए पे आ गया, तो ये कहलाएगा आपका डाउनवर्ड मूवमेंट। चेंज इन सप्लाई इज ड्यू टू द फैक्टर अदर देन, तो ये आपके किस पे डिपेंड करती है आपकी, ये चेंज इन सप्लाई और शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व पे। टाइप्स ऑफ चेंज इन सप्लाई और शिफ्ट कर्व इज, दो टाइप के होते हैं। इन दोनों को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए ग्राफ अगर ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये कहलाएगा इंक्रीज इन सप्लाई, और राइट वर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं। और दूसरा ग्राफ में आप देखेंगे नीचे से ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। शिफ्ट फैक्टर इज और आर, ये सारे शिफ्ट के फैक्टर्स है, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए प्राइस ऑफ सप्लाई क्या होती है, प्राइस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है, रेशियो होता है ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और चेंज इन प्राइस का। ये आपके 5 टाइप के होते हैं, तो ये पांचों टाइप के आपको याद करने हैं, और इनके लिए ई एस की जो वैल्यू है वो याद करनी है सबके लिए। ये मेजरमेंट परसेंटेज मेथड है फॉर्मूला निकालने के लिए। तो ये आप सब इसको नोट्स के लिए मैंने थोड़ा सा बना के दे दिया, ताकि आप इसको पढ़ के थोड़ा सा प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में समझ सके। देखिए परफेक्ट इलास्टिक के लिए ई एस की वैल्यू होती है 0, और ग्राफ कैसा आता है इसका यहाँ पे हॉरिजेंटल, सॉरी वर्टिकल लाइन। और दूसरा जो है आपका यहाँ पे लेस देन यूनिट इलास्टिक, जिसको रिलेटिव इलास्टिक, इसकी वैल्यू ई एस की 1 से कम होती है, और ई यूनिट इलास्टिक की वैल्यू 1 होती है, तो उसका ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन से आएगा। और जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है वो ग्राफ ओरिजिन से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे उसको हम, और इनफाइनाइट के लिए ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये पांचों टाइप की आपकी प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी है। प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी 30 पर केजी शुगर ऑफ 100, बट व्हेन प्राइस राइजेस टू द 35 सप्लाई एक्सटेंड 150, तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है। तो हमने भी फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूले में हम यहाँ पे इनके मतलब जो सप्लाई है उसको हम डिफरेंस करेंगे, और यहाँ पे जो रेट है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे और ओरिजिनल वैल्यू लगा देंगे। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आपका आंसर देखेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ख़त्म होती है ये वीडियोस, और मैंने यहाँ पे कोशिश करी है सारे तरह के क्वेश्चन कराने के लिए। थोड़ी सी मेरी आवाज़ कहीं कहीं लड़खड़ाई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत लॉन्ग बोलना पड़ा है, तो इसके लिए आप इसके लिए आप मुझे थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि मतलब आवाज़ मेरी यहाँ पे थोड़ी दबी हुई है और गला भी बैठा हुआ है। और बहुत जल्दी हम यहाँ पे आगे के वीडियोस में अब मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, थोड़ा सा दिवाली की वजह से मैं बिजी शेड्यूल्स हो गया था, और अब बहुत जल्दी जल्दी आपके अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो मैं इस पर चैनल पे लोड करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, और लोगों को भी आप, जिनको भी आप चाहते हैं कि इन चैनल से जोड़ना, उन चैनल उसके लिए आप उनको आगे के लिए शेयर्स वगैरह करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।